चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बताओ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। ये याद रखना है, 1 मार्क में मीनिंग आ जाता है। इसके बाद 5 केसेस पढ़े थे। क्या 5 केसेस थे? सबसे पहला बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, दूसरा पब्लिक इमेज, तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, चौथा अरे बोलो रे बोलो, चौथा क्या? रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, और लास्ट 5th क्या था? कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूशन करना है, जो भी समाज में प्रॉब्लम चल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के, उसमें कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग लोग के प्रति बिजनेस का क्या क्या कर्तव्य बनता है। तो बताओ सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति क्या क्या कर्तव्य बनेगा? बोलो बोलो। इन्वायरमेंट को मतलब पॉल्यूशन से बचाना है, और हाँ ये ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फैसिलिटी देना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर के प्रति क्या क्या करना है? रेगुलर पेमेंट करना है सप्लायर को, फेयर डीलिंग करना है, और किससे डीलिंग करना है? स्मॉल स्केल बिजनेस वाले से, उनसे उन लोग से सामान खरीदना है। और क्या था? एडवाइस, कस्टमर अगर कुछ बताता है तो वो एडवाइस बता देना है। फिर अगला बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टैक्स को टाइमली पेमेंट करना है, रूल्स रेगुलेशन लॉज ये सबको फॉलो करना है, और हेल्प्स इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, जो भी समाज में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सॉल्व करना है। अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? बोलो बोलो। यहाँ मीनाक्षी को नहीं याद है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, बस मीनाक्षी बताएगी। हाँ मीनाक्षी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर या कस्टमर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या क्या? क्वालिटी, हाँ क्वालिटी अच्छा होना है, प्रॉपर हाइजीन, वो आ गया ना क्वालिटी के अंदर। और हाँ, और बस पॉइंट्स के लिए याद दिखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा ना। देख अब मोहित बताएगा। मोहित रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, हाँ हाँ रिवीजन करे होगे तो याद हो जाएगा। मैं बोलता हूँ हर दिन जितना मैं कर रहा हूँ उतना रिवीजन किया करो। हाँ उनका इन्वेस्टमेंट क्या करना है? डेंजर सिचुएशन में डालना है। हाँ सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, रेगुलर रिटर्न था। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरा फाइनेंशियल पोजीशन का देना है, ठीक है। अंकित ही बता दे डायरेक्ट मेरे को ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, अंकित सप्लायर के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या क्या करना है? हाँ करेक्ट, टाइमली पेमेंट करना है, हाँ एडवाइस देने का काम करना है, ठीक है। और देख अब मोहित तेरा हेल्प नहीं कर रहा है, दिखा दिया दोस्ती, और तू उसका हेल्प कर रहा था, हैं? हो गया। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं इसको स्टार मार्क टिक करवाया हूँ। ये काम का चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्या क्या, एटलीस्ट 3-3 2-2 सब में याद होना ही चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं था। कस्टमर के लिए क्या क्या है? ट्रूथफुल रहना है एडवर्टीजमेंट में, कंप्लेन वगैरह क्विकली हैंडल करना है, रिजॉल्व करना है, उनको एजुकेट करना है, हाई क्वालिटी का सामान डील करना है, फिर रेगुलर बेसिस में सामान बेचना है। एम्प्लॉय के प्रति क्या है? सेफ एंड गुड वर्किंग कंडीशन उन्हें देना है। फिर उसके बाद उनको हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट फैसिलिटी, ये सब प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी उनके ऊपर डेवलप करना है। ओनर के प्रति क्या है? उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रखना है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताना है, उनको रेगुलर रिटर्न देना है, और उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है। गवर्नमेंट के प्रति क्या है? टाइम टू टाइम टैक्सेस वगैरह का पेमेंट कर दो, रूल्स रेगुलेशन लॉज ये सब का पालन कर लो। और उसके बाद हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। कम्युनिटी के प्रति क्या है? इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई ये सब प्रोवाइड करना है, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का मदद करना है। सप्लायर के प्रति क्या है? स्मॉल स्केल सप्लायर का हेल्प करना है, फेयर डीलिंग्स करना है, रेगुलर बेसिस पे उनको पेमेंट कर देना है, टाइमली पेमेंट करना चाहिए, और एडवाइस देना है। बस इतना, एटलीस्ट 3-3 4-4 याद होना चाहिए। ये बहुत हार्ड टॉपिक कोई नहीं है जो तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। इसके बाद हम लोग आए थे बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इसके अंदर ये 3 तरीके के कॉजेज देखे थे। बताओ पॉल्यूशन का क्या होता है मीनिंग?
इट रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। किसी को एयर पॉल्यूशन का मीनिंग याद है? किसी को? हाँ, विच रिजल्ट, हाँ, विच रिजल्ट इन लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीद इन। जो हम सांस ले रहे हैं उसका जो क्वालिटी ऑफ एयर होगा वो लोअर हो जाएगा। इसमें ना कॉज में एक और ऐड कर दो, नॉइस पॉल्यूशन, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। वो जो हम लोग 3 कॉज लिखे थे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, उसमें एक और ऐड कर दो, नॉइस पॉल्यूशन। फैक्ट्री और व्हीकल, ये सबसे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आते रहता है, मशीन वगैरह चलने का फैक्ट्री के अंदर से, आसपास के लोग बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं इससे। ये वाला मीनिंग याद होना है। एयर पॉल्यूशन का था, इट रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीद इन। फिर वाटर पॉल्यूशन का मीनिंग याद होना, इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ केमिकल एंड अदर वेस्ट इन रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। लैंड पॉल्यूशन, इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द लैंड विच अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। एक नॉइस पॉल्यूशन भी लिख लो, नॉइस पॉल्यूशन। वहीं आसपास कल जगह हो तो कल जहाँ लिखे थे 3, ये लैंड पॉल्यूशन लिखे थे, आसपास कहीं अगर जगह हो तो छोटा सा ये पॉइंट लिखना है, नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस कॉज्ड बाय रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज, नॉइस कॉज्ड बाय रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज। जैसे लाइट वगैरह गोल हो जाता है तो उन लोग जनरेटर वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वो वोल्टेज का जनरेटर रहता है तो वो सब घूमने, आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, तो आसपास के लोग को इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। गाड़ी उड़ी चलता है तो उससे बहुत आवाज़ आता है। नॉइस कॉज्ड बाय रनिंग ऑफ फैक्ट्री एंड व्हीकल्स इज नॉट मेयरली अ सोर्स, noise caused by running of factories and vehicles is not merely a source of annoyance but is also a serious health hazard। मतलब इससे शोर तो होता ही है, साथ में इससे बहुत सारा बीमारी आने का भी चांसेस है। मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है अगर कंटिन्यू वहीं आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत पहले के टाइम में ना कैदी लोग को भी ऐसे ही सजा देते थे, मतलब उनको ऐसे लेटा देते थे और उनके सर के ऊपर पानी का एक ड्रॉप गिरते रहता था, तो वो जो ड्रॉप का भी आवाज़ है ना वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर दे देता था और आदमी पागल हो जाता था। कंटिन्यू गिर रहा है आवाज़ आ रहा है, तो आवाज़ तो आता ही है, साथ में ये हेल्थ के लिए भी हैजार्डियस है। हैजार्डियस मतलब डेंजरस है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट कैन कॉज डिसीज लाइक, इससे क्या क्या बीमारी हो सकता है, जैसे सुनने की शक्ति खो सकता है, गायब हो सकता है, सुनाई उनाई देना बंद हो जाएगा। मैल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट का काम करना बंद हो सकता है, मैल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। और लास्ट मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग काम अच्छे से करना बंद कर देगा। तो नॉइस पॉल्यूशन से शोर तो होता ही है, साथ में ये हेल्थ के लिए भी हैजार्डियस है, ख़राब है। जैसे इससे बीमारी हो सकता है, लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, मैल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और मेंटल डिसऑर्डर। फिर कल हम लोग ये टॉपिक पे थे, ये एनसीईआरटी में है, बाकी बहुत ना लास्ट में है, चैप्टर जब ख़त्म होने पे है ना तो वहाँ पे है नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, तो इसको कट करने की नीड नहीं है। टू एंश्योर सेफ्टी, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और लास्ट टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी। फिर उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट वाला है, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लास्ट वो बिजनेस एथिक्स। फिर ये चैप्टर ख़त्म। ये कल लिख लिए थे, देखो सबसे पहला है टू एंश्योर सेफ्टी, हेडिंग था अपना नॉइस पॉल्यूशन के बाद अगला नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। वो बैच 2 वाले नहीं लिखे होंगे तो उन लोग लिख लो, ऐसा क्वेश्चन करके लिखो, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, इसको सेकेंड नंबर ये वाला दो, टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, और लास्ट टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। इसमें से भी कोई 3 याद कर लेना नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल में,
to ensure safety, to minimize economic loss, to maintain natural beauty, to ensure healthy life, to lead a comfortable life. सबसे पहला हेडिंग लिखो टू एंश्योर सेफ्टी। सबसे पहला पॉइंट लिखो, अब इसको हम लोग डिटेल में लिखेंगे, टू एंश्योर सेफ्टी। देखो इस पॉइंट में है क्या, टू एंश्योर सेफ्टी के अंदर जब कहीं मान लो कोई शहर वगैरह में एयर पॉल्यूशन बहुत हो गया है, एयर पॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो इससे होता क्या है कि गाड़ी वगैरह को ना बहुत धुंधला धुंधला दिखता है। कोई भी नॉर्मल गाड़ी अगर बहुत फॉग भी आ जाता है तो आजू बाजू का गाड़ी नहीं दिखता है। तो सिमिलरली अगर कहीं सिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया है, धुआं धुआं है, पूरा दिखाई उखाई नहीं दे रहा है, तो जो विजिबिलिटी है ना, विजिबिलिटी शब्द याद रखना है, मतलब देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाता है। लोग देख नहीं पाते कि कौन सा गाड़ी सामने आ रहा है, कौन सा गाड़ी बाजू में, तो इससे नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। ये जो पॉइंट है ना टू एंश्योर सेफ्टी, इसके अंदर ये सब लिखना है कि जब ज़्यादा एयर पॉल्यूशन आ जाता है तो देखने का जो विजिबिलिटी होता है ये पावर कम हो जाता है, इससे नंबर ऑफ एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एरोप्लेन भी जब टेक ऑफ होता है या लैंडिंग करता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अगर पॉल्यूशन रहा तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो वही है, इसमें यही लिखेंगे टू एंश्योर सेफ्टी के अंदर कि जैसे ही एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो इससे जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाता है, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाता है। तो वो इसके अंदर लिखना रहेगा। लिखो पॉइंट इसके अंदर, ड्यू टू इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड स्मोक, ड्यू टू इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मतलब व्हीकल वगैरह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है और फैक्ट्री वगैरह से वो स्मोक उनका निकल रहा है। ड्यू टू इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग, जो देखने की क्षमता है वो रिड्यूस हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से क्या बढ़ जा रहा है, बोलो बोलो, एक्सीडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है बढ़ जा रहे हैं। ये जो सेफ्टी वाला पॉइंट है ना उसके अंदर ये सब डालना, इंक्लूड करना है। अगला लिखो ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी, ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी जब देखने की क्षमता कम हो जा रहा है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन हाईवे। तो जो बड़े बड़े गाड़ी वगैरह हैं ये सब का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है। वो तुम लोगों को पता है दिल्ली में जब वहाँ तो बहुत ही अभी भी एयर पॉल्यूशन ही है, एक टाइम में बहुत पहले 2016, 17, 14 उसके आसपास में उन लोग ऑड इवन चला रहे थे। पता है ऑड इवन का मतलब कि अगर गाड़ी का जो लास्ट डिजिट है वो मान लो 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ है, तो इन लोग का एक दिन चलाएंगे, जैसे मंडे हो गया, वेनसडे हो गया, फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे, ऐसा करके, और फिर एक मंडे, वेनसडे, थर्सडे, और इनका जो था ट्यूसडे, फिर थर्सडे और सैटरडे, ऐसा टाइप में, और संडे दोनों ही चला लो, ऐसा कुछ था। तो इसमें क्या था कि 3 दिन पूरा इवन वाले गाड़ी चलते थे और 3 दिन ऑड वाले गाड़ी चलते थे। इससे क्या हुआ, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो पाया, क्योंकि जिनके पास ऑड वाला गाड़ी है, मतलब लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर है, तो उनको ये 3 दिन चलाने का मौका ही नहीं है, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे। वो चलाएंगे तो पेनल्टी लग जाएगा। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लोग ये बोलना चालू किए फिर क्या करें, हम लोग कहीं इमरजेंसी जाना है, नहीं जा पाएंगे, वो सब की वजह से बंद हो गया। बाकी दिल्ली अभी भी बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन का अगर गिनना है ना तो दिल्ली एक काउंट होता है, बहुत पॉल्यूशन है वहाँ। लोग तो अपने घर में जैसे हम लोग वाटर प्योरीफायर रखते हैं ना, उन लोग एयर प्योरीफायर रखते हैं, तो उन लोग साफ़ स्वच्छ हवा लेने के लिए भी खर्चा कर रहे हैं। क्या करें, ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन हाईवेज। ठीक है, बस इतना हो जाएगा। अगला लिखो सेकेंड, टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉसेस, टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉसेस। लिखो पॉइंट, एयर पॉल्यूशन इज ब्लैकनिंग द बिल्डिंग वगैरह सारे धूल हो जा रहे हैं। एयर पॉल्यूशन इज ब्लैकनिंग द बिल्डिंग्स, कॉमा वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, बिल्डिंग सारे ब्लैक हो जा रहे हैं, इसका मतलब धूल का परत उनके ऊपर लग जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन से जो सी लाइफ है,
समुद्र, नदी, इनके अंदर जो भी जीव जंतु रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। एंड लैंड पॉल्यूशन से लैंड का जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता, वो ख़त्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों का बता दिए। एयर पॉल्यूशन से बिल्डिंग वगैरह ब्लैक हो जा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर एक धूल का परत चढ़ जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन से जो नदी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, सी लाइफ, वो सारे पॉल्यूट हो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। और लैंड पॉल्यूशन से ज़मीन का जो फर्टिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ज़मीन इनफर्टाइल हो जा रहा है, उसका पूरा उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जा रहा है। एयर पॉल्यूशन इज़ ब्लैकनिंग द बिल्डिंग, ये पहला हम लोग बता दिए एयर पॉल्यूशन का। वाटर पॉल्यूशन इज़ अफेक्टिंग द सी लाइफ, समुद्र के, नदी नाले के जीव जंतु वाटर पॉल्यूशन में ख़राब हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। और तीसरा लैंड पॉल्यूशन से लैंड का जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो रहा है। इसका एग्जाम्पल लिखो, जैसे ताजमहल जो है वो अपना ब्यूटी खो दे रहा है, उसका भी अभी जो कलर है वो थोड़ा येलोइश हो गया है, जो इतना चमकदार वो वाइट कलर का था, वो सब एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ताजमहल इज़ लूजिंग इट्स ब्यूटी ड्यू टू पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज अराउंड इट। तो ताजमहल के आसपास जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन लोग जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जो स्मोक फैला रहे हैं, उससे ताजमहल का कलर जो है वो डल हो जा रहा है। ताजमहल इज़ लूजिंग इट्स ब्यूटी ड्यू टू पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज अराउंड इट। ठीक, अगला लिखो तीसरा, टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी। टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, एटलीस्ट इसमें से कोई 3 याद कर लेना जो भी तुम लोग को ईजी लगे। जैसे एक सेफ्टी वाला पॉइंट था कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं विजिबिलिटी कम होने की वजह से, फिर मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, और तीसरा मेंटेन नेचुरल ब्यूटी। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, की पॉल्यूशन कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। तो पहला है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, तो एक्सीडेंट को अगर कम करना है तो हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह पूरे डल हो रहे हैं, ब्लैकनिंग हो जा रहा है, तो इसको अगर कम करना है तो पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। और टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, अगर हमें पेड़ पौधे ये सब बिल्कुल नेचुरल अच्छा रखना है, ब्यूटी को मेंटेन करना है, तो पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर पॉइंट, द पॉल्यूशन इज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट, द पॉल्यूशन इज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल ब्यूटी। The pollution is having direct impact on the natural beauty. Example, mountain, river, trees, land, etc. तो अगर हम लोग को इनको बरकरार रखना है, पेड़ पौधे, नदी नाले, ज़मीन, ये सबको वैसे के वैसा रखना है, तो पॉल्यूशन को कम करना ही पड़ेगा। The pollution is having direct impact on the natural beauty. Example, mountain, river, trees, land, etc. 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। टू इंश्योर सेफ्टी, इसके अंदर विजिबिलिटी और नंबर ऑफ एक्सीडेंट बताना है। मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, इसमें तीनों का बता देंगे। एयर पॉल्यूशन से बिल्डिंग ब्लैक हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन से सी लाइफ अफेक्ट हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन से जो ज़मीन है वो इनफर्टाइल हो जा रहा है। और तीसरा, अगर हमें नेचुरल ब्यूटी बरकरार रखना है तो पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। द पॉल्यूशन इज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन नेचुरल ब्यूटी। एग्जाम्पल, माउंटेन, रिवर, ट्रीज, लेक्स एक्सेट्रा, लैंड एक्सेट्रा। अब अगले पे आते हैं, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ। टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, इसके अंदर लिखो, पॉल्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिसीज। पॉल्यूशन एक जड़ बनता है बहुत सारे बीमारियों का। पॉल्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिसीज। पॉल्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिसीज। फिर अगला पॉइंट लिखो इसी में, एयर पॉल्यूशन इज द मेन कॉज फॉर हार्ट एंड लंग डिसीज। हार्ट और लंग में जो डिसीज होते हैं उनके मेन कॉज एयर पॉल्यूशन भी होते हैं। हार्ट एंड लंग डिसीज कॉमा कैंसर। तो हार्ट, लंग डिसीज और कैंसर, ये तीनों में जो एयर पॉल्यूशन है वो भी एक कंट्रीब्यूटर है। एयर पॉल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट, कोई दिल का बीमारी है, कोई लंग्स का बीमारी है, कोई कैंसर का बीमारी है, तो उसका भी ये मेन कॉज एयर पॉल्यूशन है। बस इतना काफ़ी है।
अगला लिखो टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। इसके अंदर भी वही लिखेंगे कि एयर पॉल्यूशन से आँख में वो इचिंग होना चालू हो जाता है, वो सब प्रॉब्लम होता है, कंफर्टेबल लाइफ हम नहीं जी पाते हैं। तो लिखो पॉल्यूटेड रिवर्स बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग और फिशिंग। यहाँ से स्टार्ट करना है पॉल्यूटेड से। पॉल्यूटेड रिवर बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग और फिशिंग। स्विमिंग और फिशिंग करने के लिए पॉल्यूटेड रिवर है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। स्विमिंग और फिशिंग उसके बाद बहुत ख़राब हो जाता है। स्विमिंग करके भी अलग अलग बीमारी आ जाएगा, फिशिंग करके भी वो फिश वन ख़राब हो जाएंगे, उनके अंदर कुछ रहेगा। तो पॉल्यूटेड रिवर्स बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग और फिशिंग। एयर पॉल्यूशन कॉस्ट आई इरिटेशन, मतलब वो आँख में खुजली होना चालू हो जाता है। एयर पॉल्यूशन कॉज आई इरिटेशन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। एयर पॉल्यूशन कॉज आई इरिटेशन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। एक बार चारों हेडिंग देख लो, पांचों हेडिंग। सबसे पहला हेडिंग क्या था? टू एंश्योर सेफ्टी। दूसरा टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, उसके अंदर वो ताजमहल वगैरह का एग्जाम्पल दे देंगे। तीसरा क्या था? तीसरा टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, हाँ ये वाला इकोनॉमिक लॉस के अंदर वो ताजमहल वाला एग्जाम्पल था कि जो बिल्डिंग वगैरह है ऊपर ब्लैक हो जा रहे हैं। बताओ एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? बिल्डिंग ब्लैक हो जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन किसको अफेक्ट कर रहा है? सी लाइफ को। और वो जो लैंड पॉल्यूशन है उससे क्या हो जा रहा है? इनफर्टाइल हो जा रहा है, उसका जो फर्टिलिटी है लैंड का वो ख़राब हो जा रहा है। फिर टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, इसके अंदर वो बता दोगे माउंटेन, ट्रीज, रिवर, लेक, ये सब कुछ। फिर टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, इसके अंदर बहुत सारा बीमारी हो रहा है। और टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, ये भी बहुत वो मतलब दोनों मिलता ही जुलता है। ये फोर्थ और फिफ्थ और सेकंड और थर्ड ये ऑलमोस्ट सेम है। तो तीन कोई सा याद कर लेना। अब अगला टॉपिक लिखो, इसको कोई नंबरिंग मत दो, बस वो एनसीईआरटी में एडेड है तो इसको लिख लेते हैं। हेडिंग लिखो आर्ग्यूमेंट्स। हेडिंग आर्ग्यूमेंट। बताओ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही बताओ क्या मतलब था। समाज का सेवा करना, जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा समाज है, उनके लिए कुछ करना। तो अभी ना कुछ जो इकोनॉमिस्ट रहे वो फेवर में रहे कि एक बिजनेस को समाज के लिए करना चाहिए कुछ ना कुछ, और कुछ इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट में रहे कि बिजनेस का कोई ज़रूरत नहीं है, कि वो समाज के प्रति ऑब्लिगेशन है, उसको समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि जो लोग का मानना ये था कि बिजनेस को समाज के लिए करना चाहिए, वो क्यों ऐसा मानते थे कि बिजनेस को समाज के लिए करना चाहिए। और जब तुम लोग इनका पॉइंट पढ़ोगे ना तो तुम लोग को लगेगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिजनेस को समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जो इनके अगेंस्ट थे, जिनका मानना था बिजनेस का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं कि वो समाज के लिए कुछ करे। तो जब तुम लोग ये पढ़ोगे ना, तुम लोग इनके प्रति बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ सही बात है, बिजनेस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एग्जाम में आर्ग्यूमेंट के ऊपर ऐसा आता है कि बताओ अपना आर्ग्यूमेंट दो, जो उनके फेवर में थे उनका क्या कहना था, या जो उनके अगेंस्ट में थे उनका क्या कहना था। तो हम लोग से कोई ओपिनियन नहीं मांगेगा कि येस या नो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस डायरेक्ट वो पूछ लेगा जो उनके फेवर में थे उनका क्या क्या सुझाव था, क्यों फेवर में थे, जो उनके अगेंस्ट थे वो उनका अगेंस्ट क्यों थे, उनका रीजन बताओ। तो हमसे कोई ओपिनियन नहीं पूछेगा कि समाज सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर पूछ लिया तो ऑफकोर्स आंसर है यस, करना चाहिए समाज सेवा, क्योंकि हम लोग का जो हमारा जो बिजनेस है वो इतने से जो इतना बना है वो समाज की वजह से बना है, तो समाज को बदले में रिटर्न करने की तो जरूरत है ही। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट। कुछ इकोनॉमिस्ट क्या थे, उनके फेवर में थे, और कुछ इकोनॉमिस्ट क्या थे, उनके अगेंस्ट में थे। तो अब हम लोग को बस पढ़ना है कि उनके फेवर वाले लोग का क्या कहना था और उनके अगेंस्ट वालों का क्या कहना था। मैं बस 3-3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा याद करने का नीड नहीं, ना फाइनल एग्जाम तक याद रहेगा। ये बुक में तो 8-9 पॉइंट दिया है उसके जो फेवर में थे, फिर उनके अगेंस्ट में जो थे उनका 6-7 पॉइंट दिया है, तो पूरा याद करने का जरूरत नहीं, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट बस चल जाएगा। तो ऐसा 2 एरो बनाओ। फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो उनके साथ थे, ऐसे इकोनॉमिस्ट जो उनके साथ थे कि बिजनेस को समाज के लिए कुछ तो करना चाहिए।
और दूसरा अगेंस्ट, जो उनके विरुद्ध थे, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना चाहिए, बिजनेस का कोई कर्तव्य नहीं बनता समाज के प्रति, ऐसे वाले भी कुछ लोग थे। वो 4 लोग होते हैं ना जो कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं, तो यहाँ पे वो 2 लोग थे और यहाँ पे वो 2 लोग थे। तो जब इनका ओपिनियन सुनोगे ना तो तुम लोगों को लगेगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब इनका पढ़ोगे तो लगेगा ये सही बोल रहे हैं, इनका पढ़ोगे तो लगेगा हाँ ये अगेंस्ट में भी रह के सही बोल रहे हैं। इसके अंदर पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसे इकोनॉमिस्ट जो साथ में थे कि एक बिजनेस को समाज का सेवा करना चाहिए, उनका क्या मानना था। सबसे पहला जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। दूसरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, और तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। पहला है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, दूसरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 3 मैं लिखवाया हूं, 3 याद करना ही है। फॉर में 3 लोग, अगेंस्ट में 3 पॉइंट। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। लिख लिए तीनों। ये लोग वो थे जिनका मानना था कि बिजनेस को समाज के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो उन लोग अपना 3 बात रखे थे। वैसे तो 8-9 बात है, बाकी उतना याद नहीं होगा, तो ये 3 बस याद कर लेना। पहला जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, दूसरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म, तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब देखो ये बोले क्या थे उसको थोड़ा समझते हैं। देखो कुछ इकोनॉमिस्ट जो लोग इसके साथ थे कि जो बिजनेस है उसको समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, उन लोग सबसे पहला जो पॉइंट दिए, पहला पॉइंट का हेडिंग है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। कोई तुम में से बता पाएगा क्या पॉइंट होगा? इकोनॉमिस्ट ऐसे बोल रहे हैं कि ये बिजनेस को समाज के लिए कुछ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए जब उनसे पूछा गया तो वो ये वाला पहला पॉइंट बोले, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। इसका मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, आसपास कहीं तो लैंड करोगे। हाँ, बिजनेस को जो बढ़ाने में मदद किया है वो कौन किया है? सोसाइटी, आसपास का जो सोशल इन्वायरमेंट है वही उनका मदद किया है। तो अब जब बिजनेस इतना बड़ा हो गया है तो बदले में उनको रिटर्न करने की जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलो बोलो, है कि नहीं? है। तो जो ये पहला पॉइंट है ना, इन लोग बहुत सही बोल रहे हैं। इतना छोटा सा बिजनेस, जैसे मान लो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हम लोग जब बिल्कुल पैदा होते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स ही इधर से उधर हम लोग को लेके जाते हैं, स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, जो हमें चाहिए वो चीज़ परचेज करके देते हैं। तो हम जब बड़े हो जाए और हमारा नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, क्या हम लोग उनको भगा सकते हैं घर से? नहीं। पता है कि नहीं तुम लोग? अच्छा, तुम लोग को मैं एक स्कीम बताऊँ। अभी जो एक स्कीम आया, तुम लोग अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना, एक अच्छा स्कीम है। रुको, तुम लोग सुनो, एक स्कीम का नाम है रिवर्स मॉर्टेज स्कीम। नहीं, देखो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले क्या, आज का ही फैक्ट है, क्या होता था, जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद क्या होता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, मान लो ये इसके फादर है, ये इसकी मदर, माय गॉड, ठीक है, ये इसकी मदर है मान लो। अभी जब इनका बहुत ज़्यादा एज हो गया है तो एज होने से क्या करते हैं लोग को ना, बात नहीं, जो उनका बेटा होता है या जो भी उनकी बेटी होते हैं, उन लोग को ऐसा लगता है बोझ काइंड ऑफ। अब बेटी तो शादी होके चले गई, पराया धन बोल के उनको निपटा दिए, लेकिन जो ये बेटा है उनको ना ऐसा लगता है कि उसके जो पापा मम्मी है वो उसके लिए बोझ है। अब इतना एज हो गया है, वो उनका बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, इनको ना ऐसा डिसोन कर देते हैं, हटा देते हैं, इनको कहीं दूसरे जगह अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, कहीं इधर उधर भेज देते हैं, कुछ भी ऐसे कर देते हैं, और इनके पास कुछ भी लास्ट में ऑप्शन नहीं बचता। तो अभी सरकार एक स्कीम लाए, तुम लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना ये स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होगा, जैसे ही मान लो पेरेंट्स एक सर्टेन एज को अचीव कर लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल उनका एज हो गया 60 या उनका एज हो गया लेट से 70 ईयर्स, तो इसके बाद क्या होगा, जो उनका घर है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा बैंक के पास। इसके लिए कोई बच्चे का अनुमति की भी ज़रूरत नहीं है, वो पेरेंट्स अभी से कर सकते हैं, जब वो 40 साल के हैं, जब वो 30 साल के हैं, क्योंकि अभी तो घर में उन्हीं का चल रहा है, उन्हीं का राज है, तो वो अभी से ये स्कीम में फुलफिल कर सकते हैं, मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो घर है, जैसे ही वो एक एज लिमिट को वो अचीव कर ले, 70 के या 60 के, जो भी स्पेसिफाइड होगा वो फॉर्म में, अगर वो लिमिट में पहुंच गए तो तुरंत ये जो घर है ना वो बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैंक के नाम पे।
इसके लिए उनके बेटे का भी वो लिखित में साइन वाइन लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट, क्योंकि वो जो जब वो पेरेंट्स 30-40 साल के थे तभी वो अग्रीमेंट कर लिए थे, तो अब उसमें बेटे का भी कोई पूछने उछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ट्रांसफर होने के बाद होगा क्या, जो बैंक वाला है वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पे हो गया, और बैंक वाला हर महीने वो पेरेंट्स वही प्रॉपर्टी के अंदर रहेंगे, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स नहीं रहेंगे, पेरेंट्स उस प्रॉपर्टी के अंदर ही रहेंगे, और हर महीने बैंक वाला उनके बैंक अकाउंट में मतलब मदर और फादर दोनों के बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहेगा। लेट से मान लो 10,000 रुपये, तो हर महीने 10,000 रुपये डालता रहेगा, जो भी डिसाइड हुआ है 5,000 रुपये डालता रहेगा। अब उतने एज में इतना ज़्यादा तो एक्सपेंसेस लगता नहीं है, कम ही एक्सपेंस लगता है, तो उनका एटलीस्ट एक्सपेंस वगैरह पूरा अच्छे से चल पाए और वो अच्छे से जीवन अपना यापन कर पाए, अच्छे से चल पाए। इससे बताओ बैंक का क्या फायदा हुआ। बैंक के पास घर मिल गया, उसका जो घर था वो बैंक का नाम पे हो गया, और इसमें वो बेटा का क्या फायदा है, कोई फायदा है नहीं, तो फिर ऐसा क्यों करवा रहे हैं। कल को पता है, अगर मान लो बेटा बोलेगा कि मेरा घर मेरे को वापस करो, मेरे मदर फादर का डेथ हो गया है, अब वो घर मेरे नाम पे करो, तो बैंक बोलेगा जितना हम लोग तेरे मदर फादर को अब तक पैसा दिए हैं, जब तक वो 60 साल से लेके टिल जब तक उनका डेथ हो गया, जितना भी पैसा दिए प्लस ब्याज सहित तो वापस कर। तो जिस दिन वो वापस करेगा पूरा अमाउंट, प्रिंसिपल सूद समेत उसका इंटरेस्ट, तब वो घर उसके नाम पे ट्रांसफर होगा, नहीं तो उसके नाम पे ट्रांसफर ही नहीं होगा, वो पूरा जो है बैंक के नाम पे रहेगा और अल्टीमेटली सरकार ले लेगा वो घर को। तो कितना अच्छा स्कीम है। नहीं तो ऐसा हो जाता है, जब पेरेंट्स का एक एज हो जाता है ना, तो फिर वो जो घर उर का राइट है वो बच्चे पे आ जाता है, तो बच्चा साइन करने देते ही नहीं, मतलब वो पेरेंट्स से अपने आप छीन लेता है, और बच्चे को पेरेंट्स को कोई भी ऐसा अग्रीमेंट करने ही नहीं देता। इसीलिए पेरेंट्स को 30-40 के एज में वो अग्रीमेंट कर लेना चाहिए। अब बच्चा इतना कैपेबल हुआ, इतना सक्षम हुआ, तो वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे कर देगा और पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। और बच्चा अगर कैपेबल हुआ तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये स्कीम का पैसा लेने का, वो बच्चा खुद ही उनको अच्छे से बैठा के पूरा उनका शौक पूरा कर पाएगा। तो ये अच्छा स्कीम है, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करना, रिवर्स मॉर्टेज स्कीम। अब देखो, मैं ना तुम लोग को फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम लोग अपने पेरेंट्स को देख लेंगे, हम लोग अपने पेरेंट्स का बहुत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं खुद ना अपने ना ऐसे रियल लाइफ देखा हूँ कि एकदम शिद्दत मेरी रिलेटिव में, कि एकदम ऐसे बोलने वाले कि नहीं मैं अपनी मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं अपने पापा का पूरा जिंदगी भर साथ दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। एक एज होने के बाद और स्पेशली वाइफ के आने के बाद पूरा डायमेंशन ही ना चेंज हो जाता है। फिर वो जो हम लोग के एकदम नियर एंड डियर होते हैं ना, उनको उन लोग भी हम लोग बहुत खराब लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये सब स्कीम पेरेंट्स को पता होना चाहिए। बाद का डायमेंशन नहीं पता, अभी तो हम सब बोलते हैं कि हाँ हम बहुत हेल्प करेंगे, पेरेंट्स का सारा विश जो है वो पूरा करेंगे। वो एक एज जाने के बाद कौन कितना करेगा नहीं करेगा कोई आता पता नहीं। फिर क्या पता किसी दिन याद करो कि मैं एक स्कीम बताया था, इसलिए तो जो क्या पता तुम अपने जब एजेड हो जाओ तुम अपने बच्चे को लेके याद करो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक। तो दोनों जो इसके आर्ग्यूमेंट में, जो उनके सपोर्ट में, उनका ये कहना है बिजनेस जो बीज से पेड़ बना है उसमें सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है। तो अब जब वो पेड़ बन गया तो सोसाइटी को बदले में फल भी दे, बदले में रिटर्न भी करे। तो जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। बताओ ये सही बात है कि नहीं है। अब वो छोटा सा बिजनेस है, सोसाइटी अगर उनसे सामान खरीदता ही नहीं तो आज वो इतना सा बिजनेस उतना नहीं बन पाता। तो वो बना ही सोसाइटी की वजह से, तो बदले में रिटर्न भी करने का जिम्मेदारी है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आज वो तुम लोग सुने हो, आज कमाएगा तो कल खाएगा, हाँ आज कमाएगा तो कल खाएगा। ये क्या है, आज अगर बिजनेस समाज का मदद करेगा तो कल जो खराब स्थिति होगा उसमें समाज वाले लोग आके बिजनेस का हेल्प करेंगे। जैसे अभी वो कोरोना काल में ना कई सारे जो वर्कर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिल रहा था, लेकिन अपने एम्प्लॉयर के प्रति वो इतने अच्छे थे, उनके एम्प्लॉयर बॉस और वर्कर्स दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन था कि वो 2 से 3 महीने तक बिना 1 रुपये सैलरी के काम करे। वो क्यों करे, क्योंकि उनका बिजनेस उनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। जब बिजनेस अच्छा कमाता था तो उनको इतना सैलरी दे रहा था, इतना अपॉर्चुनिटी दे रहा था। तो आज जब बिजनेस का खराब सिचुएशन आया तो वही सारे वर्कर्स मैन मुड़ के उनका हेल्प किए। तो ये भी होना चाहिए, अगर हम आज कमाएंगे तो कल मजे करेंगे, कल आज कमाएंगे ना, हाँ आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, ये वाला याद रखना है। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, अगर आज वर्कर्स का मदद करेंगे तो कल वही वर्कर्स हमारा मदद करेंगे। और लास्ट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। उस दिन में CSR बताया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे भी, सेक्शन 135। ये बोलता है कि कुछ कंपनीज के लिए ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? कंपलसरी है कि उनको समाज का सेवा करना ही पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ही पड़ेगा। जब हम लोग ये चैप्टर के बिल्कुल एंड में जाएंगे ना तब ये लिमिट में पढ़ेंगे। मैं एक बार वो लिमिट दिखा देता हूँ। देखो ये 3 ना लिमिट होता है। अगर कोई भी बिजनेस
जिसका टर्नओवर का मतलब होता है उनका साल भर का सेल, अगर उनका सेल 1,000 करोड़ या 1,000 करोड़ के ऊपर चले जाता है तो उनको समाज का सेवा करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। अगर मान लो उनका सेल नहीं गया, सेल 900 करोड़ है, लेकिन कंपनी का जो नेटवर्थ है एसेट माइनस लाइबिलिटी वो करके अगर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा आ रहा है तो भी उनको करना पड़ेगा। मान लो उनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर नहीं गया, 400 ही करोड़ है, लेकिन उनका जो नेट प्रॉफिट है मतलब सेल माइनस एक्सपेंस अगर वो 5 करोड़ या उससे ऊपर चले गया तो भी उनको करना पड़ेगा। तो देखो सरकार उनको हर जगह से पकड़ने का कोशिश कर रहा है। मतलब पहले बोला टर्नओवर 1000 करोड़ या उसके ऊपर गया तो समाज का सेवा करना ही पड़ेगा। उन लोग बोले नहीं सर हमारा टर्नओवर 900 करोड़ है, तो सरकार बोला ठीक है अब नेटवर्थ चेक करो, अगर नेटवर्थ तुम्हारा 500 करोड़ या उसके ऊपर चले गया तो भी करना पड़ेगा। अब उन लोग बोले नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर नहीं है, 400 करोड़ है, सरकार बोला अब तीसरे में तो फंसी जाओगे। देखो अगर बड़ी बिजनेस है ना तो उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ बहुत सिंपल सी बात है, मतलब बहुत कम में अचीव कर सकते हैं 5 करोड़। 5 करोड़ एक छोटे से बिजनेसमैन के लिए बहुत टफ है, लेकिन तुम लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए 5 करोड़ तो ऐसा चुटकी वाली बात है। तो ये तीसरे में ना हर कोई आके फंस जाता है। अगर ऊपर के 2 में बच भी गए कि अगर साल भर का टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर नहीं पहुंचा, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके 500 करोड़ नहीं पहुंचा, तो तीसरे में तो हर कोई कंपनी फंसी जाता है। तो इसी वजह से सरकार ने 3 नियम बनाया है, या तो टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर होना है, वो नहीं हुआ, नेटवर्थ 500 करोड़ या उसके ऊपर होना है, वो नहीं हुआ, तीसरे में फंस जाओ, नेट प्रॉफिट मतलब साल में जो नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इजीली 5 करोड़ के ऊपर चला जाता है। तो अगर ये 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई, और लिखा है एंड नहीं, मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई? समाज सेवा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल कंपलसरी करना पड़ेगा, वो हमारे लिए ऑब्लिगेशन है। तो अभी मैं क्या समझा रहा था, मैं ये पॉइंट को समझा रहा था, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर मान लो कोई बिजनेस है, बात नहीं करता, ध्यान से सुनो, कोई बिजनेस है जिसका साल भर में जो नेट प्रॉफिट है वो 6 करोड़ चला गया है, बताओ उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए कि नहीं? नेट प्रॉफिट कितने से ऊपर जाना था? 5 करोड़ के ऊपर, यहाँ कितना चला गया नेट प्रॉफिट? 6 करोड़, तो उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से करना चाहिए। अगर मान लो वो इसके बाद भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे हैं तो उनके बिजनेस में कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट उनके बिजनेस में इंटरवीन कर देगा। और हम लोग कल ही पढ़े, अगर सरकार आ जाता है बिजनेस में तो सारा डिसीजन कौन लेता है, ओनर या गवर्नमेंट? फिर सरकार रेड भी करवा सकता है, रेड कितने ही दिन चलते हैं, कितने महीने चलते हैं, उतने दिन तक हमारा बिजनेस ऑपरेशन ठप हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग को लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में हम लोग आ गए हैं तो हमें खुद करना चाहिए, ऐसा वेट नहीं करना है सरकार का कि सरकार आएगा, रेड मारेगा, चेक करेगा, ये होगा वो होगा, नहीं करना है। तो यही लिखा है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, कोशिश करना है कि सरकार को हमारे बिजनेस में आने की जरूरत ही ना पड़े। जहां हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग को 3 लिमिट, मतलब वो जो नेटवर्थ है या नेट प्रॉफिट है या जो भी, और एक क्या था, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, और एक कुछ था, क्या था वो, टर्नओवर। अगर नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट या टर्नओवर कोई भी एक में हम लोग ऊपर चले गए, जो भी लिमिट दिया उसको एक्सीड कर दिए, तो हम लोग को वॉलेंटरीली खुद से करना चालू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार रेड मार रहा है, चेक कर रहा है, उसके बाद हम ये करें। तो ये 3 पॉइंट है जो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के सपोर्ट में थे, उनका ये कहना था। सबसे पहले समाज हमें बीजा से पेड़ बनाया है तो बदले में रिटर्न करने का काम है हमारा। दूसरा, अगर आज हम लोग कमाएंगे तो कल खाएंगे, वो वाला हिसाब किताब है, आज मदद करेंगे वर्कर्स का तो कल उन लोग हमारा मदद करेंगे। और तीसरा, हमें पूरा प्रयास करना है कि हम वॉलेंटरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें कि सरकार को इंटरवीन करने की जरूरत ना पड़े। ये 3 पॉइंट आया समझ में। अब आते हैं अगेंस्ट, जो इसके अगेंस्ट में थे, चांसेस ना ज़्यादा है अगेंस्ट में आने का, कि जो इसके अगेंस्ट में थे उनका क्या कहना था। तो लिखो, जो इनके अगेंस्ट में थे उनका क्या कहना था। ये अगेंस्ट वाले का ये मानना था कि समाज सेवा नहीं करना चाहिए किसी भी बिजनेस को। बताओ बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। अगर वो प्रॉफिट को सारा समाज में ही लगा देगा तो क्या बिजनेस आगे बढ़ पाएगा? नहीं। ये तो कितना सही बात कर रहे हैं। अगर उन लोग प्रॉफिट कमाएंगे, एक तो इतना मेहनत करके प्रॉफिट कमाएं, देखो सिंपल सी बात है, समाज को बदले में रिटर्न तो करना है, लेकिन बताओ क्या समाज को हम शुरू से फ्री में सामान दे रहे थे? समाज बदले में पैसा तो हमें दे ही रहा था ना, ऐसा थोड़ा ना फ्री में उसको सामान दे रहे थे